चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम शॉर्ट में टीडीएस बोलते हैं, एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी हम इसी मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे, दैट इज टीसीएस। तो पहले हम टीडीएस की जर्नी जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके सेक्शंस, उसके जितने भी प्रोविजंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन हमें कैसे कंसीडर करना है इन डिफरेंट सेक्शंस लाइक 192, 193, 194 में। उसके बाद उसका पेमेंट्स एंड रिटर्न्स करते हुए उसके बाद हम टीसीएस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक जो है वो हमें इस मॉड्यूल में कंप्लीट करना है, टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि सर ये जो टीडीएस का जो प्रोसेस है, करेक्ट है, ये हम क्यों फॉलो करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान के चलो कभी मैंने टीडीएस नहीं पढ़ा है तो मेरे मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर जब ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्सन को इनकम टैक्स भरना है तो ये टीडीएस का जो प्रोविजन है ये क्यों लाएगा। सबसे पहले ये चीज क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो, चाहे आप अकाउंटिंग सीखो, टैक्स में जीएसटी सीखो या इनकम टैक्स सीखो, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर किसी ने इंटरव्यू में आपको यही चीज पूछ लिया कि भाई टीडीएस क्यों लाया गया, है ना, टीडीएस के सेक्शंस बाद में पूछ रहा है, तो सर उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सभी बारीक चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हुए थ्रू आउट द सेशन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, 25-26 करेक्ट है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 ले लो, 26-27 ले लो, जो भी आपको फाइनेंशियल ईयर लेना है। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में करेक्ट है जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, करेक्ट है, तो उस इनकम पे करेक्ट है आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, करेक्ट है। टैक्स दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिलहाल हम डायरेक्ट टैक्स डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में जो हमारा टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो टेक्निकली जो है हम जब फाइनेंशियल ईयर 26-27 में पहुंचेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर कभी पहुंचेंगे 26-27, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 25-26 का वो क्या है, असेसमेंट ईयर, उसको क्या बोलते हैं हम, असेसमेंट ईयर। और जो इनकम टैक्स बिल 2025 जो प्रपोज हुआ है, जो अप्रैल 26 अगर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, तो सर वहां पे फिर आप बोलेंगे टैक्स ईयर, क्या बोलेंगे, टैक्स ईयर। ठीक है, करेक्ट है। तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर और जो असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द वर्ड टैक्स ईयर। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम टीडीएस डिस्कस कर रहे हैं। तो सर जब भी कोई पर्सन इनकम अर्न करते हैं तो टेक्निकली उसे असेसमेंट ईयर में जाके क्या करना होता है, इनकम टैक्स भरना होता है, करेक्ट है। ये चीज तो हमें पता होगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपने इनकम जो है अगर 25-26 में अर्न किया है तो एज अ डिपार्टमेंट हमें उसका टैक्स जो है वो हमें उसी साल चाहिए, करेक्ट है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज 25-26 में अर्न करी है तो उस पर टैक्स हमें उसी साल चाहिए। तो पहला तरीका है कि आप खुद आके हमें क्या पे कर दो, एडवांस टैक्स। इनकम टैक्स में हम डिस्कस करते हैं ना एडवांस टैक्स, करेक्ट है। तो एक तो ये तरीका है, बराबर। अब एक बात बताओ, टेक्निकली अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि भाई आपने 100 करोड़ कमाए, है ना, करेक्ट है, और इस पे जाके फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आप एडवांस टैक्स भर दो, क्या वो बंदा खुद से जाके भरेगा? किसी को भी टैक्स भरना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना। तो सर यहाँ पे इन्होंने जो है एक दूसरा कॉन्सेप्ट ऐड किया, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या ऐड किया? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें क्या हुआ, अब इन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो एडवांस टैक्स है वो तो वॉलंटरी आके भरना है, अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग वॉलंटरी आके टैक्स भरें, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको शॉर्ट में हम टीडीएस बोलते हैं। अब वहां पे हम प्रोविजन क्या कर देंगे कि ये जो पर्सन है, मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का, जिन्होंने 100 करोड़ अर्न किया है, करेक्ट है, मान के चलो उन्होंने वाई लिमिटेड से ये 100 करोड़ अर्न किया है, वाई लिमिटेड से 100 करोड़ अर्न किया है। तो जब वो अर्न करेंगे, है ना, करेक्ट है, तो हम वाई लिमिटेड को ही बोल देंगे, वाई लिमिटेड को बोल देंगे कि जब आप इनको 100 करोड़ पे करो, 100 करोड़ पे करो, करेक्ट है, तो आप जो है उस पर 1 करोड़ रुपया डिडक्ट कर लो, 1 करोड़ क्या कर लो, डिडक्ट कर लो, है ना, करेक्ट है। जिससे कि जो पर्सन है उसने जिस साल इनकम अर्न किया उसका टैक्स एज अ गवर्नमेंट, एज अ डिपार्टमेंट उन्हें मिल गया। ये तो चाहिए उन्हें कि भाई जिस साल आप अर्न कर रहे हो उस साल के इनकम पे टैक्स हमें उसी साल दे दो। तो या तो आप एडवांस टैक्स के रूप में दे दो, या तो आप आपका टीडीएस डिडक्ट करवा लो। तो टीडीएस आप खुद तो नहीं भरेंगे, तो जो आपको पे करेगा
उसको जो है बेसिकली वो अमाउंट डिडक्ट करना है ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो अभी तक के पिक्चर में क्या समझ में आया? तो अभी तक के पिक्चर में समझ में आया कि सर एक पार्टी होती है जो पेयर होती है, जो बेसिकली पे करती है, और एक पार्टी होती है जो पेई होती है, जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है। करेक्ट है। तो सर यहाँ पे जो पेयर होता है, जो पे करता है, उसने वो क्यों पे कर रहा होगा? उसने कोई ना कोई चीज खरीदी होगी, कोई सर्विस खरीदा होगा, तो कोई गुड्स खरीदा होगा। तो जब वो पे करेंगे, है ना, करेक्ट है, तो वहां पे उन्हें क्या करना है? उन्हें टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। उन्हें क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। सिंपल है। अब यहाँ पे आपके इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतना तो क्लियर होगा कि जो बंदा पे करेगा, है ना, करेक्ट है, वो बेसिकली क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब सर पेमेंट तो हम और आप भी करते हैं, हम तो इंडिविजुअल हैं, हम तो जॉब करते हैं, हमारा तो बिजनेस है, या फिर हमारा कोई रेंटल इनकम है ना, करेक्ट है, हम भी रेंट पे करते हैं। तो सर हमने तो कभी टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, है ना, करेक्ट है। तो सर मुझे ये जानना है एज अ कैंडिडेट कि ये जो टीडीएस है, क्या ये सभी को डिडक्ट करना है? मतलब आपने यहाँ पे पेयर बोला ना, तो क्या टीडीएस सभी को डिडक्ट करना है ना? तो सर यहाँ पे टीडीएस सभी को डिडक्ट करना है, एनी पर्सन, सभी को डिडक्ट करना है। कोई भी पर्सन अगर जो है बेसिकली पे करता है तो वहां पे उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन आगे जब हम सेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस के जो सेक्शन से बाहर रखा गया। करेक्ट है, लेकिन वो बात की बात है। पहले फिलहाल हमें क्या समझना है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर कोई अमाउंट पे करता है आज के डेट में, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उसके पास एक क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी है तो सर लाइसेंस तो होगी तभी तो गाड़ी चला पाएंगे ना, ड्राइविंग लाइसेंस। करेक्ट है। तो सेम वे अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, पेयर हो, तो आपको सबसे पहले टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं? टैन। ठीक है। तो ये टैन अप्लाई कौन करेगा? ये पेयर अप्लाई करेगा। कौन अप्लाई करेगा? पेयर। मतलब जो बंदा पे कर रहा है उसे ये टैन अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी टैन के बेस पे वो क्या करेगा? वो पहला तो टीडीएस डिडक्ट करेगा, और उस टीडीएस का फिर क्या करेगा? डिपार्टमेंट को पे करेगा। ठीक है। और किसके नाम का पे करेगा? मिस्टर ए के नाम का पे करेगा, क्योंकि मिस्टर ए का टीडीएस जो है यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। तो सर अभी तक हमें क्या समझ में आया? तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में कोई अमाउंट पे करता है, वो पेयर है, तो उसे क्या करना है? उसे सबसे पहले पे करने के टाइम पे एक अमाउंट डिडक्ट कर लेना है। करेक्ट है। और फिर उस अमाउंट का पे करना है। उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिडक्ट करने के लिए पेयर के पास क्या होना चाहिए? टैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैन। तो सबसे पहले मुद्दे की बात है कि ये टैन कहाँ से अप्लाई किया जाएगा। तो सर यहाँ पे टैन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिंपल से 3-NSDL, जिसका अब नाम प्रोटेन हो गया है, करेक्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पे ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। करेक्ट है। यहाँ पे आपको सर्विसेज में आना है, और यहाँ पे आपको टैन का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। करेक्ट है। टैन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है कोई भी पर्सन जाके वो टैन अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये जो टैन है ये यहाँ से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? मैं उस पर भी आऊँगा। ठीक है। करेक्ट है। बट फिलहाल मान के चलिए कि हमें यहीं से टैन अप्लाई करना है। करेक्ट है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप न्यू टैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेंज एंड करेक्शन का भी ऑप्शन है। मान के चलो जब आपने टैन नंबर लिया तो उस टाइम पे आपका जो डिटेल है कुछ और था, अब डिटेल बदल गया है, तो आपको यहाँ पे डेटा चेंज करना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू टैन पे क्लिक करता हूँ, हमें नया टैन अप्लाई करना है। करेक्ट है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा। तो अगर कोई पूछे कि टैन जो है वो आप कौन से फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म 49B में जो है हम टैन अप्लाई करते हैं। ठीक है। आपका स्ट्रेट एंड क्लियर आंसर होना चाहिए। बराबर। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, करेक्ट है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। करेक्ट है। तो सर जब ये फॉर्म आप फिल करेंगे हमें ऑप्शन मिलेगा। करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है बेसिकली रेफर करनी है। पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे 77 रुपीज़ जो है चार्जेस एप्लीकेबल होगा। करेक्ट है। इसके बाद जब आप टैन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है 14 डिजिट का। करेक्ट है। तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को भी आपको क्या करना होता है? उसको आपको भेजना होता है। करेक्ट है। यहाँ पे पुणे का एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस पे आपको बेसिकली भेजना होता है। अगर आप जो है बेसिकली आपके पास ये नहीं है, क्या नहीं है? डीएसी नहीं है। अब आप पूछेंगे डीएसी क्या होता है? तो डीएसी जो है बेसिकली एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। आजकल आप देखेंगे तो एक डोंगल आता है ऐसे, है ना, उसको डोंगल बोलते हैं, पेन ड्राइव की तरह। तो उसके थ्रू जो है वो ऑनलाइन साइन होता है, उसको डीएसी बोला जाता है। तो अगर आपके पास डीएसी नहीं है
तो ये चीज़ आपको बेसिकली कुरियर के थ्रू इस एड्रेस पे भेजना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास डीएससी वगैरह है तो आप ऑनलाइन यहीं से जो है बेसिकली चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। करेक्ट है। तो सर यहाँ पे बेसिकली चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शन बताया गया, पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे। करेक्ट है। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाई फॉर न्यू टैन लिखा है, एंड फिर अप्लाई फॉर न्यू टैन फॉर डीएससी यूजर्स। मतलब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है ऑलरेडी तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करें। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल डीएससी नहीं है मान के चलो, और हम यहाँ पे जो है बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो मान के चलो हम अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल का अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट है। और यहाँ पे जो है हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस कर लिया। अब जैसे ही आप प्रोसेस करोगे, करेक्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका जो डिटेल है उसमें आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड क्या है। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो सर आप जिस एरिया में रहते हो उसका एक कोड जो है वो डिपार्टमेंट ने बना के रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। करेक्ट है। तो आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पे सिटी वाइज आप जिस सिटी में रहते हैं, करेक्ट है, अगर आपकी सिटी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो उसके नज़दीक वाली जो सिटी होगी वो आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिलहाल ठाणे में हैं। करेक्ट है, ठाणे मुंबई के पास है। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ठाणे पे यहाँ पे टी पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे आपको ठाणे मिल जाएगा। करेक्ट है। तो हमने ठाणे पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखिए यहाँ पे ठाणे में अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर आपका जो नाम है अल्फ़ाबेट है A to M है, करेक्ट है, और जो है बेसिकली आप इस जो है एरिया से बिलोंग करते हो, करेक्ट है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका जो अल्फ़ाबेट है नाम का वो ये नाम से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप ये वाले जो है बेसिकली एरियाज में रहते हो या डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, या फिर आपको क्लियर नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सबमिट। ठीक है। अब जैसे हमने सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे ये फिल हो गया, आपको ये बेसिकली मैनुअली नहीं भरना पड़ा। ठीक है, करेक्ट है। सिंपल तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी होगी। करेक्ट है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल चूज किया है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे टिक करेंगे। आपको आपका जो नाम है, करेक्ट है, वो बताना पड़ेगा। तो मान के चलो हम श्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। करेक्ट है। तो सर मान के चलो हम यहाँ पे लेते हैं कुमार। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे लेते हैं हम अजय। ठीक है, अजय कुमार हमने ले लिया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन, इनका एड्रेस जो है बेसिकली वो पूछा जा रहा है। करेक्ट है। हमें नेम एंड लोकेशन ऑफ ब्रांच, मतलब जो पर्सन का हम डिटेल डाल रहे हैं, करेक्ट है, उनका एड्रेस नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें नेम या लोकेशन ऑफ ब्रांच, जहाँ पे आपका वो ऑफिस है, करेक्ट है, जहाँ से आप ऑपरेट करें, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलो हम यहाँ पे भर लेते हैं। करेक्ट है। यहाँ पे डिटेल, एक बेसिक डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। करेक्ट है। और यहाँ पे ऐड कर लिया, हम सिंपल सा यहाँ पे हम डिटेल ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने ठाणे का एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे ठाणे, ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र, एंड पिन कोड यहाँ पे ले लेते हैं, बराबर। और ईमेल आईडी हम ले लेते हैं यहाँ पे email@gmail.com। ठीक है, सिंपल, जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, करेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर जो है बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैन नंबर हम मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन नंबर मेंशन कर लिया। ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टैन है क्या, टीडीएस या टीसीएस आप ऑलरेडी डिडक्ट या कलेक्ट कर रहे हैं क्या, तो आपको वो भरना है। नहीं है तो आपको इग्नोर करना है और फिर यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट देना है। ठीक है, करेक्ट है। तो आई यहाँ पे जो है नेम मेंशन कर लेंगे। करेक्ट है। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर ओनर जो भी हम लिखें, यहाँ पे लोकेशन मेंटेन करना है। ठीक है, तो लोकेशन कर लिया। जीएसटी होगा तो जीएसटी नंबर आपको बताना है। करेक्ट है। और आपको कैसे पे करना है, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करने वाले, चेक के थ्रू पे करने वाले, कैसे पे करोगे। ठीक है, अगर आपको नेट बैंकिंग के करना है तो आप नेट बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको क्या कर दो, सबमिट कर दो, क्योंकि आजकल लोग नेट बैंकिंग से ही करते हैं। करेक्ट है। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो डेटा है पूरा यहाँ पे कंप्लीट आएगा। करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड मेंशन करना है। करेक्ट है। और कैप्चा कोड मेंशन करते हुए आपको प्रोसेस करना है, कंफर्म करना है। ठीक है। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, चीज़ें अगर सब सही है, ठीक है, तो आप क्या कर लो सर, एग्री कर लो। एग्री करोगे तो आपको फाइनली क्या होगा, यहाँ पे जो
पेमेंट है कैसे करना है, आपको उस तरह से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद करेक्ट है आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जैसे हमने बताया, करेक्ट है। और क्योंकि आपके पास डीईसी नहीं है तो वो एक्नॉलेजमेंट आप क्या करोगे, आप वो शेयर करोगे, सेंड करोगे। जो एड्रेस हमने बताया था ना अभी, है ना, पुणे का एड्रेस, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो भेजना पड़ेगा थ्रू कुरियर। और भेजने के बाद फिर आपको फाइनली ऑनलाइन ही करेक्ट आपको टैन नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको टैन कैसे होता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप वो चीज़ें भेजते हैं पुणे, करेक्ट है, तो आपको विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट वो टैन जो है वो ऑनलाइन ही आपके ईमेल पे आ जाएगा, जो आपने ईमेल एड्रेस मेंशन किया, और यहाँ पे आपको टैन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमने हमारे क्लाइंट का एक टैन अप्लाई किया, तो ये टैन नंबर है, बराबर। तो सर ये पहला हमारा ऑप्शन हुआ कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टैन नंबर है वो अप्लाई करना है, टैन नंबर अप्लाई करना है। लेकिन जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर सभी सिचुएशन में आपको यहाँ से आगे टैन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, स्पाइस प्लस करके एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो स्पाइस प्लस फॉर्म होता है, जब आप वो फॉर्म भरते हैं तो वहीं पे आपको जो कंपनी का पैन नंबर और कंपनी का टैन नंबर दोनों उस फॉर्म के थ्रू ही बेसिकली क्या किया जाता है, वो अप्लाई किया जाता है। तो ऐसी जो बिजनेस है, जो एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उससे जो है वो यहाँ पे आके जो है बेसिकली उस वेबसाइट पे आके फॉर्म 49B के थ्रू जो है वहाँ पे मैनुअली जो है वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, स्पाइस प्लस के थ्रू ही हो जाएगा न्यू कंपनी की सिचुएशन में। और अगर कोई LLP है तो LLP का अगर इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो आपको ध्यान होगा, तो एक फॉर्म होता है फॉर्म फिलिप, ठीक है। तो फॉर्म फिलिप के थ्रू जो जब हम LLP का भी बेसिकली क्या करते हैं, LLPN नंबर जो है वो अप्लाई करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उनका भी जो टैन नंबर है वो वहीं से अलॉट हो जाता है, पैन और टैन दोनों। तो ये जब न्यू जो है इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में उनको पैन एंड टैन जो है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन कल को अगर कंपनी ने कोई नया ऑफिस ओपन किया, नया ब्रांच ओपन किया किसी दूसरे जगह पे या किसी दूसरे स्टेट में, और उनको फिर जो टैन नंबर अगर मान के चलो अप्लाई करना रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम से ऑल ओवर इंडिया के जो बिजनेस है वो हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई एक नया ब्रांच ओपन हो, नया ऑफिस ओपन हुआ, करेक्ट है, और वो ऑफिस का पेमेंट लोकली वहीं से हो रहा है, ठीक है, तो उसका टैन वहीं से डिटेक्ट, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी के पास मल्टीपल टैन नंबर हो, है ना, स्टेट वाइज भी हो सकता है, लोकेशन वाइज भी हो सकता है, डिपेंड, आप मल्टीपल टैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आप जो टैन नंबर अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो उसका जो कंप्लायंसेस है वो आपको फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप टैन अप्लाई कर लेते हैं तो इस टैन को बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स की जो 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको ये लिंक करना है। तो सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है, करेक्ट है। और यहाँ पे जब आपको टैन मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे टैन को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, करेक्ट है। आपके टैन नंबर को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा इस वेबसाइट पर, ठीक है। पहली बार जब आप टैन नंबर क्या कर रहे हो वो यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब नया आपको मिलेगा, करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको वो जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैच आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आप टैन नंबर जो है बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर करवाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान होगा जब हम यहाँ पे टैन नंबर अप्लाई कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पे हमने एक पैन नंबर भी डाला है, आपको ध्यान होगा, है ना, जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनका पैन नंबर यूज़ किया है वहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे टैन रजिस्टर करवा लेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा, तो एक्टिवेट करने के लिए करना ये होगा, तो जो पर्सन जो है जिनका पैन नंबर यूज़ किया गया, करेक्ट है, तो उनके पैन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करके जो है वो बेसिकली आपको वहाँ पे उनका जो टैन है, करेक्ट है, वो आपको बेसिकली वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, जो भी आप वर्ड यूज़ करें, करेक्ट है, क्योंकि आपका पैन यूज होकर टैन अप्लाई किया गया है ना, करेक्ट है। तो आपको अप्रूव जब तक नहीं करेंगे तब तक वो टैन एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप करना है, पहला टैन को आप रजिस्टर करोगे यहाँ पे, और फिर जिनका पैन यूज हुआ है उनके पैन से लॉगिन करके, अगर उनका लॉगिन नहीं है तो हमको उनका लॉगिन बनाना पड़ेगा पैन का, और फिर आपको अप्रूव करना है, उसके बाद जो है वो टैन एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको टैन रजिस्टर करके इसको एक्टिवेट करना है, और फिर दूसरी चीज आपको एक वेबसाइट इनकी मिलेगी ट्रेसेस करके, है ना, करेक्ट है, ट्रेसेस करके वेबसाइट मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे भी आपको जो आपका टैन नंबर है, करेक्ट है, जिसको हम टैन बोलते हैं, तो वो भी जो है बेसिकली आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आपको नया टैन मिले तो आपको इस वेबसाइट, दोनों वेबसाइट पे आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
जब तक आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं होते तब तक आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं हो सकते। तो ट्रेसेस की वेबसाइट पे अगर आप पहले करने के लिए आओगे तो आपको एरर शो करेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कर लो, उसके बाद आप जो है ट्रेसेस की वेबसाइट पे आओ। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे एक चीज और क्लियर हो गई कि टीडीएस के रिलेटेड मेरे 3 वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला, ये जो हमने डिस्कस किया था अभी, क्या टीम-NSDL है ना, जिसको हम प्रोटेन बोलते हैं आज के डेट में, करेक्ट है। ये वेबसाइट आपको काफी काम आएगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न के जो फॉर्म होते हैं वो यहीं से आपको डाउनलोड होंगे, टीडीएस जो रिटर्न होता है, बराबर। तो ये एक वेबसाइट आपको ध्यान रखना है अगर आप टीडीएस पहली बार सीख रहे हैं तो। दूसरा वेबसाइट आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो टीडीएस रिटर्न होता है उसको जब आप अपलोड करते हैं तो अपलोड जो है वो इसी वेबसाइट के थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की। और दूसरा, जो आपके टीडीएस में करेक्शंस आते हैं, है ना, करेक्ट है, या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करना होता है तो वो भी आपको बेसिकली टीसीएस सीपीसी के वेबसाइट से करना होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ट्रेसेस। तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं वो ध्यान रखनी आपको थ्रू आउट, जब तक आप टीडीएस में काम करेंगे या टीडीएस हैंडल करेंगे, आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। तो सर यहाँ पे अगर हम समराइज करें तो हमें क्या समझ में आया? तो हमें समझ में आया कि सर एक होता है पेयर और एक होता है पेई। यही होता है दोनों, करेक्ट है। पेई कौन होता है? पेई किसी ना किसी चीज का सप्लायर होता है ना, सप्लायर होता है। या तो उसने गुड सप्लाई किया है, या तो क्या सप्लाई किया है, सर्विस, है ना, करेक्ट है। और ये बेसिकली बायर है ना, बायर है। तो जिसने बाय किया है उस गुड्स या सर्विस को, तो जब वो पे करेगा वो पेयर कहलाएगा, करेक्ट है। और जब वो अमाउंट पे करेगा, करेक्ट है। तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है कि अगर मान के चलो पेई ने इनवॉइस किया है 1 लाख का और उस पर 12% का जीएसटी लगाया, मान के चलो, ठीक है, और टोटल जो बिल दिया है, करेक्ट है, वो दिया है 1,12,000 का, ठीक है। तो पेयर जो होगा वो हमेशा जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो हमेशा बेसिक प्राइस पे डिडक्ट करेगा। किस पे? जो बेसिक टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं ना, करेक्ट है, नेट अमाउंट या बेसिक वैल्यू बोलो, करेक्ट है, उस पे डिडक्ट करेगा। कभी भी ग्रॉस वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब जीएसटी पे टीडीएस नहीं आएगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। हमेशा जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो बेसिक वैल्यू पे ही डिडक्ट करना है। एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो पेयर है उसने टैन अप्लाई भी कर लिया और जो टैन है उसको लिंक भी कर लिया, है ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और आपका जो ट्रेसेस है उसकी वेबसाइट पे भी क्या कर लिया, लिंक कर लिया, करेक्ट है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो हम ये टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी पूरा सेक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में, जो पूरी चर्चा करेंगे इसकी, करेक्ट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आगे करेंगे, तो ये आपके इनकम टैक्स एक्ट में ही आता है, ये इनकम टैक्स एक्ट में ही आता है, करेक्ट है। जो इनकम टैक्स एक्ट फिलहाल हम 1961 जो है वो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, करेक्ट है, और आगे जाके अगर सब चीज़ सही रहा तो हम 2025 पढ़ेंगे, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे ये जो टीडीएस है इसको हम अलग मॉड्यूल से क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब हम इनकम टैक्स के साथ क्यों नहीं पढ़ रहे? हम इनकम टैक्स के साथ भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो इनकम टैक्स एक्ट में ही आता है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि भले टीडीएस इनकम टैक्स में आता हो, लेकिन जो इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न फाइलिंग होती है, जिसको हम आईटीआर बोलते हैं, है ना, वो साल में एक ही बार होता है। लेकिन जो टीडीएस होता है ये डेली बेसिस पे बेसिकली हैंडल करना होता है ना, करेक्ट है। और ये जो टीडीएस है ये बेसिकली पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, है ना, ये पेयर की होती है। और जो आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पे की होती है जिसने इनकम अर्न किया है ना। तो इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने इनकम टैक्स एक अलग मॉड्यूल में सीखना बेटर समझा और टीडीएस एक अलग मॉड्यूल में सीखना बेटर समझा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे टीडीएस अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेयर जो है उसने टैन अप्लाई कर लिया और टैन को लिंक भी कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट कब करना है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा, करेक्ट है, कि टीडीएस जो है वो कब डिडक्ट करना है, करेक्ट है। तो व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो सर हम कभी भी जिस भी पार्टी से कोई सर्विस लेते हैं, करेक्ट है, मान के चलो मैंने कोई गुड्स या सर्विस परचेस करी, तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, अगर हमने गुड्स परचेस किया होगा, है ना, सर्विस की होगी तो हम एक्सपेंस लिखते हैं, है ना, करेक्ट है, डेबिट करते हैं। और उस पार्टी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना, क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस पार्टी को पे करते हैं, तो हमारा एंट्री आता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि टीडीएस जो है वो आपको तब डिडक्ट करना है जब
आपने वेंडर को आपके बुक में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया हो, क्या कर दिया हो सर, क्रेडिट कर दिया हो, है ना, क्रेडिट कर दिया हो, या फिर आपने उसको पे कर दिया, और इसमें से जो भी अर्लियर होगा, इसमें से जो क्या होगा, अर्लियर होगा, उस डेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, तो एक लाइन में आंसर कि सर द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन इज आइदर क्रेडिट डेट और पेमेंट डेट विच इज अर्लियर। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम पार्टी को क्रेडिट कब करते हैं? तो सर पार्टी को क्रेडिट कब करते हैं? या तो उस पार्टी से क्या मिले हमें, टैक्स इनवॉइस, है ना, उस डेट को क्रेडिट करते हैं, या बहुत बार हम क्या करते हैं, पार्टी के नाम का प्रोविजन भी बुक करते हैं, बहुत बार, है ना, प्रोविजन भी बुक करते हैं। तो अगर मान के चलो इनवॉइस नहीं मिली लेकिन आपने प्रोविजन बुक कर दिया, है ना, तो उस सिचुएशन में भी तो पार्टी क्रेडिट हो रही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स इनवॉइस नहीं बोला, वर्ड क्या यूज किया है, क्रेडिट, जिस डेट को आप पार्टी को क्रेडिट करते हो, है ना, या फिर पेमेंट करते हो, करेक्ट है। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे किसी वेंडर से मुझे 1 लाख का सामान लेना है, 1 लाख का सामान लेना है ना, करेक्ट है, 1 लाख का सामान लेना है, और मैंने क्या किया, उस 1 लाख के सामान के लिए मैंने उस वेंडर को एडवांस पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का, क्या कर दिया, 10,000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर दिया, मतलब मैं बाद में वेंडर को 90,000 पे करूंगा, कितना पे करूंगा, 90,000 पे करूंगा, है ना। तो सर इस सिचुएशन में भले आपने उस बंदे को एडवांस पेमेंट कर दिया, इनवॉइस बाद में आने वाली है, बट आपको टीडीएस जो है 10,000 रुपये आपको उसी मंथ में डिडक्ट करना पड़ेगा जिस मंथ में आपने वो एडवांस पेमेंट किया है ना। इसलिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, आइदर क्रेडिट और पेमेंट विच इज अर्लियर। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक, बराबर। कोई डाउट होगा तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज डिस्कस करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर मान के चलो कि सर अगर मान के चलो 1 जून को मुझे इनवॉइस मिली, 1 जून को मुझे इनवॉइस मिली, करेक्ट है, 1 जून को इनवॉइस मिली, और मैं जून में टीडीएस डिडक्ट करना भूल गया, क्योंकि जिस दिन इनवॉइस मिलती है, जिस मंथ में मिलते हैं, हम टेक्निकली उसी मंथ में क्या करते हैं, हम उस इनवॉइस को रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन मान के चलो मैंने उस इनवॉइस को मैंने 1 अगस्त को रिकॉर्ड किया, करेक्ट है, टेक्निकली जो मेरा इनवॉइस है वो मिल गया कब, जून में, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड कब कर रहा हूं, मैं उसको अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कभी कर रहा हूं, अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सर क्या इस सिचुएशन में कुछ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, है ना, करेक्ट है। तो यहां पे सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आपने जो पार्टी है ना, करेक्ट है, जो भी वेंडर होगा उसका टीडीएस लेट डिडक्ट किया है, क्या किया है, लेट डिडक्ट किया है, करेक्ट है, तो आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ एप्लीकेबल होगा, पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ एप्लीकेबल होगा, करेक्ट है। अब कुछ लोग यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि सर हमने तो 1.5% सुना है या पढ़ा है, या हम 1.5% हैंडल करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो कब एप्लीकेबल होता है, जब आपने टीडीएस डिडक्ट तो किया लेकिन आपने पे लेट किया, तो 1.5 है। यहाँ पे मैंने डिडक्ट ही नहीं किया, अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तब 1% पर मंथ है, क्लियर हो गया, करेक्ट है। तो सर टेक्निकली मुझे टीडीएस 1 जून मतलब जून में डिडक्ट कर देना चाहिए था, बट मैं 1 अगस्त को जो है बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर रहा हूँ, मतलब इनवॉइस उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, करेक्ट है। और उसके बाद फिर मुझे पेमेंट करना होगा, है ना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर मैंने लेट किया तो मुझे वहां पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। अब मान के चलो आप किसी को 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, है ना, जीएसटी पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, और उस 1 लाख के ऊपर आपने 10% टीडीएस डिडक्ट किया, है ना। कितना रेट से डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट करना है, अभी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सर यहाँ पे जब आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे तो वो टीडीएस आपके पास नहीं रखना, क्योंकि आपने पार्टी को तो सामने वाले को 90,000 पे किया ना, आपको 1 लाख करना था, 10,000 डिडक्ट करके 90,000 किया, तो ये 10,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा, टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं चालान, चालान 281। इसके थ्रू हमें क्या करना होता है, टीडीएस का पेमेंट करना होता है। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पेमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो चालान 281 यूज करना है, और ये पेमेंट आपको करना है नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, लेमैन लैंग्वेज में, तो ड्यू डेट होगी 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ। और फिलहाल हम टीडीएस को डिस्कस कर रहे हैं, टीसीएस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो उसके ड्यू डेट्स,
उसका क्या होगा पेमेंट और रिटर्न का ड्यू डेट वो अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल टीडीएस पे फोकस करें, अभी आप टीडीएस पे फोकस करिए। तो टीडीएस आपको कब पे करना है? 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपको क्या करना है? टीडीएस जो पे करना है। करेक्ट है। ओनली मार्च मंथ में आपको ध्यान रखना है कि मार्च मंथ का जो पेमेंट होता है उसके लिए आपको ड्यू डेट दिया जाता है 30 अप्रैल। तो वहां पे एडिशनल डेज क्यों दिए गए? रीजन बिकॉज क्योंकि मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो बहुत सारी प्रोविजंस करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करने के लिए, तो इसके लिए वहां पे हमें एडिशनल टाइम दिया गया। तो मार्च मंथ का जो ड्यू डेट होता है वो 30 अप्रैल होता है, बाकी हर मंथ का जो ड्यू डेट होता है वो 7 तारीख तक होता है। करेक्ट है। और अगर आपने वो लेट किया, डिले किया, पेमेंट डिले किया, करेक्ट है, तो सर वहां पे आपको 1.5% पर मंथ का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। तो सर डिडक्शन पे अलग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और पेमेंट पे अलग कॉन्सेप्ट है, तो आपको दो इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, डिडक्शन पे अलग और पेमेंट पे अलग। करेक्ट है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल को एक्सप्लोर करूं, करेक्ट है, कि आपको 1 जून को इनवॉइस मिली है ना, मान के चलो आपने इनवॉइस रिकॉर्ड किया लेकिन टीडीएस काटना भूल गए। ठीक है, ऐसा हो गया। और टीडीएस जो है, करेक्ट है, आप यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जांपल चेंज करते हैं। यहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस रिकॉर्ड किया लेकिन टीडीएस आपने यहाँ पे डिडक्ट किया, यहाँ पे डिडक्ट किया, और 1 दिसंबर को जाके आप टीडीएस का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, पेमेंट कर रहे हो। और आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू जिसपे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वो 1 लाख है, और आपको 10% टीडीएस काटना है। कितना? 10%। तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 होता है। ठीक है, 10,000 होता है। तो ये आपका टीडीएस है, ये आपका टीडीएस है। तो अगर मान के चलो इनवॉइस 1 जून की है, डिडक्ट आप 1 अगस्त को कर रहे हो और पेमेंट 1 दिसंबर को कर रहे हो, है ना, करेक्ट है। तो सर उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे टीडीएस के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि जब आप पे करोगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके सिस्टम नहीं देता। हाँ, अगर मान के चलो आपने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया तो फिर डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करती है कि आपने ये लेट डिडक्ट किया या फिर लेट पेमेंट किया, तो उसका इंटरेस्ट वो लोग आपको भेजते हैं। करेक्ट है, बाद में भेजते हैं पेमेंट करने के बाद, रिटर्न करने के बाद। तो सर आप अगर पहले से ही कैलकुलेट करके भर दें तो दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है ट्रेसेस की वेबसाइट से अगर डिपार्टमेंट कुछ आपको भेजता है तो सर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट ने जो कैलकुलेट किया वो सही किया है कि नहीं। ठीक है। तो सर सिंपल तरीके से पहले तो आपने लेट डिडक्ट किया, है ना, तो क्या बोल रहा है? 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है। तो इनकम टैक्स में एक रूल है कि भाई अगर आपने एक भी दिन लेट किया तो पूरा महीने का इंटरेस्ट ले लो। क्या ले लो? पूरे महीने का इंटरेस्ट ले लो। तो सर यहाँ पे जून 1 महीना आएगा, जुलाई 1 महीना आएगा, और क्योंकि आपने अगस्त में डिडक्ट किया है ना, अगस्त डिडक्ट किया तो अगस्त भी ले लो, मतलब 3 महीना ले लो। तो सर आप जो है इसके ऊपर 1% लो और 3 महीने का लो, 3 महीने का लो। करेक्ट है। तो ये इंटरेस्ट किस चीज का आया? सर इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन के लिए आया। ठीक है, डिडक्शन के लिए आया। और फिर अब आपको इंटरेस्ट कंसीडर करना है पेमेंट के लिए, क्योंकि आपने पेमेंट भी तो लेट किया। अगर आपने अगस्त में डिडक्ट किया तो आपने पेमेंट अगस्त का नॉर्मली 7 सितंबर तक हो जाना चाहिए, लेकिन आप कभी करो दिसंबर में। तो सर क्योंकि आपने जिस महीने में डिडक्ट किया है वो महीना भी काउंट करो, तो मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। करेक्ट है। मतलब आपको यहाँ पे 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो 1.5% बराबर और इंटू 5 कर लो। करेक्ट है। तो जब आप 1 दिसंबर को पे कर रहे हो सर, तो आपको टोटल यहाँ पे 11,050 ये जो है बेसिकली पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार हम नोट रेफर कर लेते हैं कि कोई चीज पेंडिंग तो नहीं रहेगा। करेक्ट है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एवरी सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई बंदा 100 करोड़ कमा रहा है और उसको बोल दिया जाए कि आप जो है 1 करोड़ खुद आके हमें भर दो एडवांस टैक्स के रूप में, कोई भरेगा खुद से? नहीं। तो डिपार्टमेंट क्या कर रही है यहाँ पे? इनडायरेक्टली टैक्स भी कलेक्ट कर रही है आपसे, एडवांस में कर रही है। करेक्ट है, कि भाई आप भरो ना भरो हमें पता नहीं, बट हम कलेक्ट कर रहे हैं। वही बात बोल रहा है। अ पर्सन मेकिंग पेमेंट इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, पेयर की बात कर रहा है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट स्पेसिफाइड रेट्स अंडर डिफरेंट सेक्शंस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टीडीएस पढ़ रहे हो तो आपको सेक्शंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि अभी हम जो इस सेशन में सेक्शन पढ़ेंगे वो हम 1961 का सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसा डर आएगा कि सर 2025 में जो इनकम टैक्स बिल 2025 प्रपोज हुआ है ना पार्लियामेंट में, अगर वो अप्रैल 26 से अप्लाई हो गया तब तो सेक्शन बदल जाएंगे, है ना। करेक्ट है, सेक्शन बदलेंगे टीडीएस के।
तो सर उस सिचुएशन में फिर क्या मुझे बेसिक से वापस टीडीएस पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन तो वैलिड है, तो आपको बेसिक से नहीं पढ़ना है, करेक्ट है? आपको आपने जो करंट सेक्शन पढ़े हैं, करेक्ट है, वो सेक्शन नंबर बदलेंगे, बाकी जो रेट्स होगा या फिर जो कंडीशंस होंगी लाइक थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह वो आपके सेम रहने वाले। क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स का सेशन रेफर किया हो तो इनकम टैक्स जब बिल रेफर हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो नया बिल आ रहा है उसमें हमने खाली सेक्शंस के थ्रू चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है, हमने टैक्स रेट में मेजर चेंजेस नहीं किए। तो अगर आप टीडीएस पढ़ भी रहे हो तो बाद में आपको ओनली क्या करना पड़ेगा, आपको जो नए सेक्शन नंबर है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वो भी कैसे ध्यान रख सकते हो, मैं उसका भी आपको जैसे एक आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी रह पाए, करेक्ट है? तो अगर आप यहाँ पे होम पे आते हैं, करेक्ट है, तो यहाँ पे आप आए या फिर आप जो आए इनकम टैक्स नहीं, आप आए इनकम टैक्स इंडिया एक्ट पे आए, है ना, करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो न्यू वाला एक्ट है वो भी मिल जाएगा, करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स बिल करके आपको मिल गया, है ना, करेक्ट है? इनकम टैक्स बिल करके मिल गया। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आप पूरा इनकम टैक्स जो बिल है, करेक्ट है, वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, आपको पूरा इनकम टैक्स बिल मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर मान के चलो ये जो बिल है, करेक्ट है, ये आपको पढ़ने में चैलेंज आ रहा है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है, करेक्ट है, बहुत बार पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स नेविगेटर करके एक ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आपके करंट में जो सेक्शन होंगे, करेक्ट है, उसके नए वाले बिल में क्या सेक्शन होने वाले वो आप रेफर कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे इनकम टैक्स जो बिल है, करेक्ट है, उसमें अगर आपको जो बेसिकली चीज़ें सर्च करने में दिक्कत आ रही है, फिर यहाँ पे अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी भी दिया है, करेक्ट है? इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे करंट कोई सेक्शन आप मेंशन करें 1961 का, तो करस्पॉन्डेंस सेक्शन क्या होगा 2025 का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट है? जिसे अगर हम बात करें तो हम जिसे सेक्शन 192, करेक्ट है, तो 192 सैलरी है, करेक्ट है? तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, बराबर, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इनकम टैक्स बिल में वो सेक्शन 392 होने वाला है ना, करेक्ट है? तो सर आपको काफ़ी जो है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, करेक्ट है, जिससे कि आप जो है नया जब इनकम टैक्स आप पढ़े, इनकम टैक्स बिल 2025, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, है ना, करेक्ट है? ये इनका मेन पर्पस है। उसके बाद द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टीडीएस इज कॉल्ड एज डिडक्टर एंड द पेमेंट रिसीवर इज कॉल्ड एज अ डिडक्टी, है ना, करेक्ट है? मतलब जो टीडीएस डिडक्ट करता है, कौन डिडक्ट करता है? पेयर, है ना, तो उसको डिडक्टर बोला गया है टेक्निकल टर्म में, और जिसका टीडीएस डिडक्ट किया उसको डिडक्टी बोला गया है, बराबर? फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर 10 डिजिट टैन इन फॉर्म 49B, है ना, जो हमने वेबसाइट बात किया, करेक्ट है? अगर कोई टैन जो है बेसिकली अप्लाई नहीं करते तो वहां पे पेनल्टी की भी प्रोविजन है, ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? इसके बाद टीडीएस जो है वो हमें कब डिडक्ट करना है? द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन इज अर्लियर ऑफ क्रेडिटिंग टू पार्टी और पेमेंट टू पार्टी, जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने ड्यू डेट डिस्कस किया कि आइदर क्रेडिटिंग और पेमेंट, ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 7 ऐसे पेमेंट है जहां पे अगर आप टीडीएस पेमेंट के टाइम पे भी डिडक्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। मतलब बोलना ये है कि ये जो 7 एक्सेप्शन इन्होंने बात करी वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये 7 पेमेंट कर रहे हो तो जब आप पार्टी को क्रेडिट नहीं कर रहे हो, जब आप पार्टी को पेमेंट करोगे उस टाइम पे भी टीडीएस डिडक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पहला इन्होंने बोला है सैलरी, ठीक है, मतलब मान के चलो बहुत बार क्या होता है, जैसे सैलरी आपने रिकॉर्ड किया, है ना, करेक्ट है, और जो बंदा है जिसको सैलरी पे करना है वो एब्सकॉन्ड कर गया, है ना, करेक्ट है, बहुत बार होता है। तो सर अब मान के चलो उस बंदे को सैलरी पे तो करना है लेकिन एब्सकॉन्ड कर गया, उसने हैंड ओवर नहीं दिया, है ना, तो मान के चलो वो 8-9 महीने बाद आता है हैंड ओवर देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत बार जो एम्प्लॉयर है वो चैलेंज फेस करते हैं कि यार हम टीडीएस उसका डिडक्ट करें अभी, है ना, या फिर जब पे करना होगा, सेटलमेंट होगा तब पे करेंगे, है ना। तो जब फाइनल सेटलमेंट आप करोगे एम्प्लॉय के साथ तभी पे करना, है ना, तभी पे करना, तभी टीडीएस डिडक्ट करना, करेक्ट है। आपको अभी से टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। इसके बाद ईपीएफ पेमेंट, मतलब जो प्रोविडेंट फंड पे करते हैं, करेक्ट है। तो प्रोविडेंट फंड हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स में, एक होता है एसपीएफ जो तो टैक्स फ्री होता है, करेक्ट है, आपका आरपीएफ और यूआरपीएफ होता है ना। तो अगर वो पे किया जा रहा है तो पीएफ डिपार्टमेंट नॉर्मली पे करती है, तो वहां पे वो टीडीएस डिडक्ट करेगी जब पे करेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, है ना, लॉटरी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जब लॉटरी कोई बंदा जीतता है तो उस टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, जब उस लॉटरीज को पे की जाएगी लॉटरी की अमाउंट तब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेम डिविडेंड के सिचुएशन में भी है। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, अगर लाइफ इंश्योरेंस का जो
मेच्योरिटी अमाउंट है वो किसी बंदे को मिल रहा है और वो टैक्सेबल है, क्योंकि टेक्निकल लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी की जो अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर वो टैक्सेबल हुआ तो उसका टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा, जब वो पे किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर लिखे हुए हैं, करेक्ट है, क्योंकि अब आपको अगर आपने टीडीएस नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको सेक्शन नंबर जो वो आपको अब बाय हार्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। जब नया बिल आएगा तो उसके भी सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो लोग टीडीएस हैंडल भी करते हैं तो गिन के 4-5 सेक्शन ही हैंडल करते हैं, 194C A, 194J I, है ना। तो ये सब सेक्शन जो है ना वो डे टू डे वर्क लाइफ में यूज नहीं होता, तो याद नहीं रहता, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप जिस एंटिटी में काम कर रहे हो वहां पे 3-4 सेक्शन यूज होता है, लेकिन किसी दूसरी एंटिटी में गए और वहां पे उसने इंटरव्यू में ये वाले सेक्शन पूछ लिया तो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, बराबर। पेमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, है ना, बहुत बार क्या होता है कि जो चीजें हैं उसको एक्वायर करनी पड़ती है, कोई इंप्रूवमेंट करना हो, कोई चीज बनाना हो, कोई, है ना, करेक्ट है, तो वहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन करना पड़ता है, बराबर। तो उस सिचुएशन में भी पेमेंट के टाइम पे उसका सेक्शन 194 एंड जब कोई बंदा बैंक से कैश विड्रॉ करता है लिमिट के ऊपर तो वहां पे 194N ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको टीडीएस पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करना है ना। तो किसी ने अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, उनको ये तो पता है कि आइदर क्रेडिटिंग टू पार्टी और पेमेंट, लेकिन ये 7 एक्सेप्शन नहीं पता होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ टीडीएस इज फ्लैट रेट, नो नीड टू ऐड एनी सरचार्ज और सेस एक्सेप्ट सैलरी एंड पेमेंट आउटसाइड इंडिया टू एनआर और फॉरेन कंपनी। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी ने पूछा कि सर टीडीएस का रेट क्या होता है ना, तो टीडीएस हम फ्लैट रेट से डिडक्ट करते हैं, फ्लैट रेट होता है टीडीएस का, करेक्ट है। तो सर क्या इस पे हमें सरचार्ज ऐड करना होता है क्या, है ना, करेक्ट है, सरचार्ज ऐड करना होता है क्या, बराबर, क्योंकि इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से अबव है, करेक्ट है, तो सर वहां पे सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ता है। तो मान के चलो अगर मैं किसी को 60 लाख का पेमेंट कर रहा हूं तो क्या सर मुझे उसे सरचार्ज ऐड करना है ना। और क्या मुझे हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है क्या, जो 4% होता है, जो सभी को एप्लीकेबल होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो सेक्शंस हैं वहां पे आपको फ्लैट रेट पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको उस पर सरचार्ज और सेस ऐड नहीं करना है, एक्सेप्ट 2 जगह। पहला, अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, है ना, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, बराबर, तो उसमें आपको सरचार्ज और सेस ध्यान रखना है। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो ही आपको ऐड करना है, करेक्ट है, मतलब 50 लाख से अबो का होगा तो ही। एंड अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो या फिर फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी आपको सरचार्ज अगर एप्लीकेबल हुआ तो और सेस आपको ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत बार इंटरव्यू में अगर आपको पूछा कि टीडीएस क्या फ्लैट रेट होता है, नहीं सर, फ्लैट रेट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होता है 2 जगह छोड़ के, एक सैलरी और एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं तो। इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड देन द टीडीएस रेट विल बी 20% ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ टीडीएस व्हिचएवर इज हायर। बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि मान के चलो जो डिडक्टर है, जो पेयर है ना, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा, करेक्ट है, तो जब वो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो सामने वाले का पैन जो है पूछेगा, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर उस बंदे के पास पैन नहीं है, या फिर ध्यान से समझे तो आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का पैन जो है उनके आधार से लिंक नहीं है, उनके आधार से लिंक नहीं है। तो अगर पैन नहीं है या उसका पैन उसके आधार से लिंक नहीं है ना, तो उसको भी इनवैलिड पैन माना जाता है। तो उस सिचुएशन में आप एज अ डिडक्टर आप उसका 20% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कितना, 20%, लेकिन 2 सेक्शन छोड़ के, एक सेक्शन 194O और एक 194Q, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम जो टीडीएस का रेट है वो 5% है, करेक्ट है। इस सिचुएशन में अगर सामने वाले के पास पैन नहीं है या फिर उसका पैन इनवैलिड है ड्यू टू आधार से लिंक नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 5% टीडीएस डिडक्ट करना है, 20% नहीं, करेक्ट है। तो यहां पे क्या बोला है कि 20% और एक्चुअल रेट, है ना, मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे सेक्शन 194B, है ना, करेक्ट है, लॉटरी वाला, तो वहां पे एक्चुअली जो रेट है वो 30% है। और अगर किसी बंदे ने पैन नंबर नहीं दिया तो आपने अभी बताया कितना परसेंट कट करना है, 20, तो वहां पे 20 मत कट करना, वहां पे 30 करना, क्योंकि बोल क्या रहे हैं, एक्चुअल रेट और 20% व्हिचएवर इज हायर, ठीक है, करेक्ट है। और ये 2 सेक्शन में आपका 5% है, मैक्सिमम रेट 5%। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो प्लीज आप डिस्कस करें, बराबर। अब यहाँ पे आपके मन में अगर डाउट आ रहा है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बंदे का पैन उसके आधार से लिंक है कि नहीं, है ना, तो सर अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको जो है वहां पे एक टूल मिलेगा कि उनका आधार उनके पैन से लिंक है कि नहीं, तो आप यहाँ से चेक करिएगा जरूर, करेक्ट है, जिससे कि आप चीजें क्लियर हो पाए, है ना। तो यहाँ पे आप आएंगे
तो लिंक आधार स्टेटस, ठीक है, करेक्ट है, लिंक आधार स्टेटस। तो यहाँ पे उस पर्सन का पैन और आधार नंबर आपको मेंशन करके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि उसका पैन उसके आधार से लिंक है कि नहीं। तो अगर लिंक होगा तो वो पैन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज पैन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 1% पर मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ का आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अगला काम करना है टीडीएस का पेमेंट, बराबर। तो टीडीएस जो है वो हमें 281 चालान के थ्रू पे करना है, बराबर। द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन इज 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ इफ पेइंग ऑनलाइन, करेक्ट है। ध्यान रखना, जब हम आगे सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कुछ आपको सेक्शन मिलेंगे, जैसे 194IA, 194IB, 194M, 194S। ये ऐसे सेक्शन है जहां पे पेयर को, मतलब जो डिडक्टर है ना, करेक्ट है, वो टैन के बेस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, वो टैन के बेस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। जैसे अगर मैं 194IA की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी के सिचुएशन में यूज होता है। अगर आपने सुना हो तो कभी अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, है ना, और जहाँ पे प्रॉपर्टी की जो पीसी है, परचेस कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो अगर 50 मतलब .50 या उससे अबव होगी तो आपको वहाँ पे 194IA में टीडीएस डिडक्ट करना होता है ना, करेक्ट है। आपने बहुत बार हैंडल भी किया होगा। तो वहाँ पे टैन नहीं चलता भाई, पैन पे ही वो होता है। तो उस सिचुएशन में ड्यू डेट अलग होगी। तो ये चारों के सिचुएशन में ड्यू डेट अलग होगी, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्म भी अलग होते हैं, इसका पेमेंट 281 से नहीं होता, इसके सब्सिक्वेंट जो है वो रिस्पेक्टिव फॉर्म है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। 30 अप्रैल फॉर मार्च, ठीक है। अगर आपने लेट पेमेंट किया तो वहाँ पे 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, करेक्ट है। एंड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस और टीसीएस एज नॉट पेड, तो वहाँ पे जो आपका एक्सपेंस है वो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेयर है ना, पेयर है, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, मान के चलो मिस्टर ए, ठीक है, मैं पर्सन की एग्जांपल लेता हूँ। तो उस पर्सन ने सर इनकम अर्न किया 60 लाख रुपया, ठीक है, और उसका एक्सपेंस है मान के चलो 40 लाख रुपया, ठीक है। तो सर टेक्निकल इसका प्रॉफिट कितना आया, टेक्निकल कितना प्रॉफिट आया, 20 लाख रुपया आया, आएगा नहीं 20 लाख रुपया, है ना, करेक्ट है। अब 20 लाख के ऊपर आप इनकम टैक्स भरोगे, ठीक है, ये सीधा हिसाब है। लेकिन अगर इस एक्सपेंस के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, भूल गया, ठीक है, तो ये जो खर्चा है 40, है ना, तो इसका 30%, कितना, 30 मतलब 12, मतलब हम क्या करेंगे, 40 लाख में से 12 लाख आपको डिसअलाउड कर देंगे। मतलब आपको जो खर्चा हम क्लेम करने के लिए अलाउड करेंगे, खाली कितना करेंगे, 40 माइनस 12 मतलब कितना, 28, मतलब 60 में से 28 गया, तो आपका जो प्रॉफिट हम इनकम टैक्स में बुक करेंगे वो 32 करेंगे। मतलब आपको 32 लाख पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेंसेस है उस पर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया। जहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां पे टीडीएस जो है वो आपने नहीं कट किया, तो सर उस सिचुएशन में जो है ये आपको डिसअलाउड हो जाएगा। और ये परमानेंट डिसअलाउड नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला कि मान के चलो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करेक्ट है, वो आपने टीडीएस काटना भूल गए, और आप मान के चलो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जाके आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, कभी 26-27 में, मतलब डिडक्ट कर रहे हो, उससे ले रहे हो पैसा और आप पे कर रहे हो, तो सर उस टाइम हम अलाउड कर देंगे, उस टाइम अलाउड कर देंगे। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर जो है आपने जो टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया, करेक्ट है, तो डोमेस्टिक पेमेंट में 30% होता है और इंटरनेशनल में 100% जो है वो डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, ये 4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, करेक्ट है, ये 4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो सर उस सिचुएशन में आपको 30% एक्सपेंस डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं है। सर क्या बोला मैंने, अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उस पर टीडीएस तो काटना है। अगर आप टीडीएस नहीं काटते और पे नहीं करते, है ना, करेक्ट है, काट लिया और पे भी नहीं किया, तो आपका 30% खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे, और तब अलाउड करेंगे जब आप एक्चुअली पे करोगे। लेकिन ये आपको डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं है अगर ये 4 कंडीशन आपके फुलफिल होते हैं। पहला, अब यहां पे जब टीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है टीडीएस इंट्रोड्यूस करने का, कि सर ये जो पेयर है जिसको पे कर रहा है, मान के चलो मिस्टर वाई को पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, मिस्टर वाई को पे कर रहा है ना, तो जिसको वो पे कर रहा है ना, उसका टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में मिल जाए,
उसका टैक्स गवर्नमेंट को क्या मिल जाए, एडवांस में मिल जाए। ये तो कॉन्सेप्ट है ना टीडीएस के पीछे कि भाई पैसा जो है वो डिपार्टमेंट को एडवांस में मिल जाए, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अगर मान के चलो मिस्टर ए ने इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया 40 लाख पे, और पूरा 40 लाख मान के चलो मिस्टर वाई को ही पे करना था, और मिस्टर वाई को पूरा 40 लाख पे कर दिया, मिस्टर वाई को 40 लाख रुपए पे कर दिया, और मान के चलो मिस्टर वाई का 40 लाख का ये इनकम जो मिस्टर ए ने पे किया, और उनका 40 लाख का कुछ और इनकम, मतलब टोटल 80 लाख का उनका इनकम है, और उनका खर्चा मान के चलो 50 लाख रुपए, ठीक है, करेक्ट है। और उन्होंने 30 लाख का उनका प्रॉफिट आया है ना, 80 में से 50 गया 30, और इस 30 लाख पे उन्हें क्या भर दिया, टैक्स पे कर दिया। क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, है ना। तो लॉजिकल सोचिए कि इस 40 लाख पे डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए, तो सर इस 40 लाख पे अगर मिस्टर ए ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, लेकिन मिस्टर वाई ने अपना आईटीआर फाइल करने के टाइम पे उस 40 लाख को अपने इनकम में ऐड किया ना इधर, और उस पे जितना टैक्स बनता है वो भर दिया, तो गवर्नमेंट को जो चाहिए तो मिल ही गया ना। इस 40 लाख पे जो टैक्स चाहिए था, अगर मिस्टर ए ने नहीं भरा तो मिस्टर वाई ने आईटीआर फाइल करने के टाइम में भर ही दिया। तो डिपार्टमेंट क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट को ये पैसा मिल गया है तो क्यों डिसअलाउड कर रहे हो भाई, क्यों डिसअलाउड कर रहे हो, उसको अलाउड कर दो, करेक्ट है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो जो पेई है, जिसको पैसा मिला है, डिडक्टी जिसको बोलते हैं, उसने अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए, और उस रिटर्न में उस इनकम को डिक्लेयर करना है, उस इनकम को डिक्लेयर करना भाई जिस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी चीज कि उस इनकम पे जितना टैक्स बनता है वो भी आपने भरना चाहिए, पेई नहीं, बराबर। और ये चीज को मिस्टर ए जो है वो क्या करेगा, वो प्रूफ करेगा। कैसे प्रूफ करेगा, तो फिर यहाँ पे मिस्टर ए का सीए आएगा, ठीक है, जो एक फॉर्म है, फॉर्म 26A, 26AS नहीं 26A, उस फॉर्म के थ्रू सीए सर्टिफाइड करेगा कि भाई मिस्टर वाई ने इस पे जो पहली 3 कंडीशन है फुलफिल कर दिए, आप मिस्टर ए को वो खर्चा क्या करो, अलाउड कर दो। तो इस सिचुएशन में ये खर्चा अलाउड हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि बहुत बार आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा व्हाट इज फॉर्म 26A, है ना, करेक्ट है। तो आपको ये 26A जो है, अगर ये खर्चा अलाउड करना है जो डिसअलाउड हुआ होगा ड्यू टू आपने टीडीएस नहीं कट किया, तो अलाउड करने के लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है। सिंपल है, कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है टीडीएस में, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना। क्या करना, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, ठीक है। अब होता क्या है प्रैक्टिकल में कि सर मान के चलो ए लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है। अब उसने जो है 4 लोगों का टीडीएस काटा है, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, है ना, करेक्ट है, मिस्टर एम, ठीक है, और मिस्टर पी, ठीक है। ये 4 लोगों का टीडीएस काटा है, ठीक है। अब सर मान के चलो इनका जो है उन्होंने 2000 रुपये कट किया, इनका 3000 रुपये कट किया, इनका 2500 कट किया, इनका 4000 कट किया, ठीक है। तो टोटल उन्होंने उस पर्टिकुलर महीने में टोटल 11500 का टीडीएस डिडक्ट किया, ठीक है, या फिर इनका 5000 मान लो। तो सर क्या वो टीडीएस जब भरेंगे तो क्या सबका अलग अलग भरेंगे, तो इन्होंने बोला नहीं, आप टीडीएस सबका एक साथ भर दो। टीडीएस सबका क्या करो, एक साथ भरो, करेक्ट है। एक साथ भरो मतलब जब आप भरोगे तो अगर आपने अलग अलग सेक्शन में डिडक्ट किया है तो नॉर्मली हम सेक्शन वाइज पे करते हैं, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे, जब टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सेक्शन वाइज नहीं भी पे किया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस का पेमेंट हमेशा सेक्शन वाइज होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, आपने मान के चलो इनका सभी का एक ही सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया है और आपने सीधा 14,500 पे कर दिया। अब जो 14,500 आपने पे किया, ये तो डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है कि ये किसका है, ये एक ही बंदे का है, 2 का है, 3 का है कि 4 का है ना। तो इसका डिटेल अब आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, उसी को बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग करना। तो डिटेल देने के लिए अलग अलग फॉर्म है, जैसे पेमेंट करने के लिए एक ही चालान है 281, लेकिन रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपके अलग अलग फॉर्म है। तो अगर आपने सैलरी में जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तो उनका आपको 24Q फॉर्म में जो है वो आपको रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट। ये फॉर्म है, आगे हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपने सैलरी के अलावा जितने पेमेंट्स हैं उनका अगर आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसका रिटर्न आपको फॉर्म 26Q में करना होता है, करेक्ट है। अगर वो रेसिडेंट है, कौन है, रेसिडेंट है, करेक्ट है, जिसका आपने डिडक्ट किया टीडीएस वो रेसिडेंट है। और अगर सैलरी के अलावा अगर आपने पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट को तो उसका रिटर्न 27Q में होता है, 27Q में होता है। एंड टीसीएस का रिटर्न हम आगे डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। टीसीएस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका रिटर्न का फॉर्म होता है 27EQ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन उसका अलग से जो रिटर्न होता है हमें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया टीसीएस को। एंड जो पैन बेस टीडीएस होते हैं, जो हमने बात किया ना कि कुछ सिचुएशन में आपको
पैन के बेस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसके फॉर्म अलग है, जैसे 26 QB, QC, QD और QE, है ना, करेक्ट है। ये 4 फॉर्म बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको 30th ऑफ फॉलोइंग मंथ तक आपको बेसिकली करने होते हैं, है ना। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बराबर। इसके बाद टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है ना। तो सर सिंपल तरीके से आपको पहला स्टेप टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, करेक्ट है। और पेमेंट के बाद आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे। क्या करोगे? रिटर्न फाइल करोगे। तो रिटर्न जो है वो क्वार्टरली किया जाता है ना। मतलब आपको पूरे साल को 4 क्वार्टर में बांटना है। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, दूसरा आपका जुलाई टू सितंबर, है ना, तीसरा आपका अक्टूबर से दिसंबर एंड चौथा आपका जनवरी से मार्च, ठीक है। तो पेमेंट आप मंथली करो लेकिन रिटर्न क्वार्टरली करो। तो पहला जो क्वार्टर है उसका ड्यू डेट है 31 जुलाई, मतलब क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद 31 दिन, 31 डेज। यहाँ पे आपका आएगा 31 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे आएगा 31 और यहाँ पे आपको जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31 मई, 31 मई होगा, करेक्ट है। ऐसा क्यों? यहाँ पे 31 मई क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान होगा तो इसका पेमेंट के लिए हमें ड्यू डेट दिया गया अप्रैल दिया ना, 30 अप्रैल, करेक्ट है। तो यहाँ पे अप्रैल तक जो है वो 30 अप्रैल तक हम पेमेंट कर सकते हैं। तो रिटर्न में भी हमें एडिशनल डेज दिया गया है, बराबर। और अगर आप यहाँ पे रिटर्न लेट फाइल करते हो, ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे लेट फीस का प्रोविजन है। क्या है? लेट फीस का प्रोविजन है, करेक्ट है। अंडर सेक्शन 234E में यहाँ पे सेक्शन आपको मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी होती है 200 पर डे। कितनी होती है? 200 पर डे। अब ये 200 पर डे कैसे काम करती है आपको समझना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया, मान के चलो 2000, ठीक है। मई में आपने डिडक्ट किया 1500, जून में आपने डिडक्ट किया 3000। तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया? तो सर हमने 6500 का टीडीएस डिडक्ट किया, पक्का। टेक्निकली ये हमारा क्वार्टर 1 है और उसकी ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। 31 जुलाई है ना, पक्का सर 31 जुलाई है। अब मान के चलो आप जो है वो रिटर्न 10 अगस्त को फाइल करते हो, 10 अगस्त को फाइल करते हो। तो सर क्या आपने डिले किया है? सर 100% किया। कितना दिन? 10 दिन। तो 10 दिन का 200 के हिसाब से 2000 का लेट फी आएगा, जो आपको रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे अगर पे करना है तो कर दो, नहीं तो बाद में वो आपको रिप्लाई करेंगे तो अब आपको पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आपने वो रिटर्न जो है वो अगर मान के चलो अक्टूबर में जाके फाइल किया है, कभी क्या अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो आपने कितना दिन डिले किया? तो सर आपको 31 जुलाई को करना था तो आपने अगस्त पूरा लेट किया, सितंबर लेट किया और अक्टूबर का 1 दिन लेट किया, मतलब आपने 62 डेज लेट किए सर। और 62 डेज के हिसाब से आपका आता है 12400। कितना आता है? 12400 आता है, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेट फीस कैलकुलेट कर रहे हो और पे कर रहे हो तो वो लेट फीस जो है वो आपकी क्वार्टरली टीडीएस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब बोलना ये है कि अगर आपका यहाँ पे 2000 रुपए का लेट फी आ रहा है, जो आपकी क्वार्टरली टीडीएस वैल्यू, मतलब उस क्वार्टर में जो आपने टीडीएस भरा है, पे किया है, उससे ये कम है तो आप ये भर दो। लेकिन सेकेंड वाली सिचुएशन में ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, 6.5 से ज्यादा है, तो फिर आपको 12400 का जो लेट फी नहीं लगेगा, आपको 6.5 का ही लेट फी लगेगा। मतलब लेट फी का जो प्रोविजन है वो 200 पर डे तो है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है आपकी क्वार्टरली टीडीएस वैल्यू जो आपने पे किया है। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस करें। टीडीएस जो रिटर्न होता है, करेक्ट है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे नोट्स बताया गया। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना होता है, मतलब रिटर्न एक बार आपने फाइल कर लिया तो रिटर्न फाइलिंग के बाद आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है। क्या देना होता है? टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में अगर आपने उनका सैलरी में टीडीएस डिडक्ट किया है, किसमें? सैलरी में, ठीक है, सैलरी में टीडीएस अगर डिडक्ट किया है तो आपको उस सिचुएशन में फॉर्म 16 देना होता है। क्या देना होता है? फॉर्म 16 देना होता है, ठीक है। और ये फॉर्म 16 साल में एक ही बार देते हैं, और वो देते हैं 4th क्वार्टर में। और 4th क्वार्टर में ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिन, मतलब 15 जून तक ये फॉर्म 16 देना होता है, ठीक है, करेक्ट है, जिसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद अगर हम फॉर्म 16A की बात करें तो फॉर्म 16A आपको क्वार्टरली देना होता है, जो आपके अदर देन सैलरी के लिए काम आता है, मतलब नॉन सैलरी के लिए।
तो जितनी भी आपने नॉन सैलरी में टीडीएस डिडक्ट करी उसके लिए फॉर्म 16A देना है, और वो आपको हर क्वार्टर में देना है। वो आपको हर क्वार्टर में देना है, उसमें पार्ट ए पार्ट भी नहीं होता, उसमें एक ही पार्ट होता है। तो वो होता है आपका नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग करने के बाद 15 दिन, मतलब 15 जुलाई तो 15 अगस्त है ना, यहाँ पे 15 नवंबर, करेक्ट है, यहाँ पे 15 फेब आएगा ना, और यहाँ पे आपका आएगा 15th ऑफ जून आएगा, है ना। तो फोर्थ क्वार्टर में आपको 15 जून, मतलब फॉर्म 16 साल में एक बार देना है, और फॉर्म 16 हर क्वार्टर में देना है। इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म 16 में, और फॉर्म 16A में एक ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये भी अगर आपने लेट किया तो 100 रुपीज पर डे का इस पे भी लेट फी लगता है, करेक्ट है। अब आप पूछेंगे सर हमने तो फॉर्म 16 कितने महीनों से दिया ही नहीं, हम तो इशू ही नहीं करते, खाली फॉर्म 16 इशू करते हैं, हमें तो कोई ऐसा लेट फी एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये चीज लॉ में है ना, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया, मतलब इन द सेंस कि आप कभी ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाओ तो आप रेफर करोगे तो ये चीज जो है ये एप्लीकेबल तो होता है अगर आपने जनरेट नहीं किया, लेकिन ये टेक्निकली अभी तक किस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि आज के डेट में सब ऑनलाइन हो चुका है और सभी चीजें आपकी फॉर्म 26AS में क्या हो रही है, अपडेट हो रही है ना, या फिर नया आप बोलो तो AIS करके फॉर्म आए, तो इसमें अपडेट हो रहा है, तो लोग अपना जो डिटेल है वो यहीं से बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, है ना, करेक्ट है। तो इसके लिए फॉर्म 16 कोई आज के डेट में इशू नहीं करता, करेक्ट है, लेकिन आपको लेट फी पता होनी चाहिए इसकी भी है, ओनली फॉर्म 16 ही इशू किया जाता है, बराबर। तो सर अगर हम सिंपल तरीके से समझे कि अगर आपको कल को टीडीएस प्रोफाइल हैंडल करना हुआ तो आपको मेन 4 काम करना है। पहला काम क्या करना है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, फिर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है, फिर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे, और फिर आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना है, करेक्ट है। ये प्राइमरी 4 काम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्टिफिकेट इशू करना है तो आपको रिटर्न फाइल किया होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिटर्न फाइल के सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। और अगर रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, और पेमेंट आप तभी करोगे जब आपने क्या कट किया हो, टीडीएस डिडक्ट किया हो। और टीडीएस आप सही तभी डिडक्ट कर पाओगे जब आपको टीडीएस के सेक्शंस पता होंगे। क्या पता होंगे, सेक्शंस। मतलब बोलना ये चाहता हूं कि आपको भले ये चारों प्रोफाइल जो है, ये चारों काम जो है, ये आपको टीडीएस में करना है, लेकिन इस सभी का जो मेन सोर्स है वो सेक्शन है। अगर आपको सेक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी, करेक्ट है, तो सर आप ये प्रोसेस कैसे फॉलो करोगे, ये सही कैसे करोगे। आप कर तो लोगे, आपको किसी ने बता दे भाई ऐसे डिडक्ट करो, इतना % करो, जैसे अभी हमने सैलरी की बात की, आपके माइंड में क्या है कि सर आइदर क्रेडिट और पेमेंट, लेकिन सैलरी में क्या बोला है, पेमेंट, है कि नहीं, बराबर। तो सर चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको चीजें अगर डिटेल में पता होंगी तो आपको चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम पहले सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। आपको सेक्शंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीडीएस हैंडल भी करते हो तो आप सेक्शन पढ़ो, क्योंकि जो लोग हैंडल करते हैं 4 से 5 सेक्शन ही पता होता है, क्योंकि वही चीज डे टू डे में हैंडल होता है। तो आपको पहले सेक्शन पढ़ना है, तो हम सेक्शन 192, सेक्शन 193, सेक्शन 194 और सेक्शन 195, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन जो है वो हमें टीडीएस में पढ़ने हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब ये सेक्शन हो जाएगा तब हम टीसीएस पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हुआ आज के सेशन में तो प्लीज आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।